बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपने एबीएसटी फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स में अब तक जो अपने पाठ हुए हैं उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो पाठ था प्रस्तावना का, जिसमें परिभाषिक शब्द थे इनकम टैक्स को समझने के लिए, उसके बारे में आपको बताया। फिर आपको करदाता के निवास स्थान का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, ये अपना पाठ था। और फिर इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, और फिर उसके बाद था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दो हेड आपको करा दिए, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब अपने क्या है कि जो तीसरा शीर्षक है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यवसाय तथा पेशे शीर्षक से आय, उस चैप्टर को करने से पहले बीच में एक ये छोटा सा पाठ है, ह्रास एवं अन्य प्रावधान, डेप्रिसिएशन एंड अदर प्रोविजंस। तो विद्यार्थियों, ये पार्ट जो है ना इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का चैप्टर करने से पहले आपको समझना होगा, क्योंकि ये आगे उसमें प्रयुक्त होता है, इसके प्रावधान प्रयुक्त होते हैं। अब देखो, आपने डेप्रिसिएशन ह्रास के बारे में पिछली क्लासों में पढ़ा है। अगर किसी संपत्ति का जो मूल्य होता है एसेट्स का, उसको अपन प्रयोग में लेते हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उसकी वजह से उसके मूल्य में कमी आ जाती है, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन में क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट लॉस के डेबिट में दिखाते हैं, और ये एक खर्चा है। इससे क्या होता है, लाभ घटता है। तो कोई भी संस्था, कोई भी व्यापारी अपनी मन मर्जी से अगर ह्रास लगाएगा तो वो अपने मन मुताबिक जो है ना संस्था के लाभ को घटा और बढ़ा सकता है। ठीक है। तो अभी इनकम टैक्स में क्या है, आयकर के अंतर्गत तो विभिन्न प्रकार की जो संपत्तियां जिनका व्यवसाय में प्रयोग होता है उनकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स कर दी गई है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत कानून बना दिए गए हैं कि आप जो व्यवसाय में संपत्तियां जो प्रयोग कर रहे हैं वो उनके ऊपर निश्चित दर बता दी गई है कि इस दर के आधार के ऊपर ही आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, अपनी मन मर्जी से नहीं लगा सकते। तो आपको इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन की रेट दी गई हैं उनके आधार पर ही आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। विभिन्न प्रकार की रेट जो है, कौन कौन सी रेट हैं, ये मैंने आपको पीडीएफ भी भेजा है। उस पीडीएफ में मैंने आपको रेट्स बताई हैं कि ये रेट्स, और आपको असाइनमेंट भी दिया था, ये रेट आपको याद कर लेना, क्यों काम कैसे काम आएगी, ये अभी बहुत ही यूजफुल और महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपने देखा कि आयकर अधिनियम में जो आयकर की दरें हैं, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन है, उनके हिसाब से आपको आयकर लगाना है। तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो रेट्स है उसके आधार पर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन अलाउड, स्वीकृत ह्रास। और उससे अधिक अगर व्यापारी ने, व्यवसायी ने डेप्रिसिएशन लगाया है तो उसको बोलते हैं अस्वीकृत ह्रास, डिसअलाउड डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो आयकर के नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो बिजनेस का सही आना चाहिए, वो तभी सही आएगा जब आपने आयकर के प्रावधानों की अच्छी तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया है। अब देखिए, डेप्रिसिएशन लगाने की तरह दो तरह की एसेट्स आपकी, एक तो मूर्त संपत्तियां, टेंजिबल एसेट्स, और दूसरी होती है अमूर्त संपत्तियां, इनटेंजिबल एसेट्स। अब मूर्त संपत्तियों में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये क्या है, ये मूर्त है। और अमूर्त के अंदर जैसे आपके पेटेंट है, आपके गुडविल है, आपके कॉपीराइट है, ये अमूर्त संपत्तियां, जैसे लाइसेंस है, ये अमूर्त संपत्तियां हैं। तो इस पाठ को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि इससे बाद वाला जो पाठ आना है आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसमें क्या है कि इस डेप्रिसिएशन के प्रावधान आपको काम में आने हैं। तो ह्रास के बारे में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये जो रेट दी हुई है आपको किताब के अंदर और जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, उन रेट्स को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि विभिन्न प्रकार की संपत्तियों पे ह्रास की दरें क्या है। और क्योंकि उन दरों के आधार पर जो ह्रास कैलकुलेट होगा वही आपको अलाउड होगा, जिसको आप प्रॉफिट लॉस के डेबिट में दिखा सकते हैं। और अगर आपने प्रॉफिट लॉस के डेबिट में उस ह्रास से ज़्यादा ह्रास दिखा रखा है तो वो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिसअलाउड हो जाता है, आयकर अथॉरिटी उसको
आपको दिखाने नहीं देगी। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा डेप्रिसिएशन आयकर प्रावधानों के नियमानुसार न दिखा के ज़्यादा दिखाया तो आप प्रॉफिट को कम दिखा रहे हो, इसलिए जो आयकर प्रावधानों के अनुसार ह्रास है वही आपको दिखाना है। तो अभी ये जो ह्रास एवं अन्य प्रावधान डेप्रिसिएशन अदर प्रोविजंस है, इसमें एक तो मैंने आपको बताया कि जो आपको पीडीएफ में रेट्स भेजी हैं वो आपको रेट याद करनी है, और कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एक ये है कि किसी संपत्ति का गत वर्ष में 180 दिन से कम प्रयोग हो, 180 दिन या उससे अधिक प्रयोग हो, तभी उसमें पूर्ण ह्रास की स्वीकृति आपको मिलेगी, अन्यथा आपको आधा ह्रास स्वीकृत होगा। एक तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी संपत्ति का गत वर्ष में जो प्रयोग है वो 180 या 180 दिन या इससे ज़्यादा का होना चाहिए, तभी आपको फुल डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, अदरवाइज आपको आधा डेप्रिसिएशन ही गत वर्ष में अलाउड होगा। दूसरा क्या है कि वो जो संपत्ति है, जिन संपत्तियों का आप व्यापार में प्रयोग करते हैं उनको डेप्रिसिएबल असेट्स, ह्रास योग्य संपत्ति भी कहा जाता है, और उनके बेचने या खरीदने पर हमेशा अल्पकालीन पूंजी लाभ या अल्पकालीन पूंजी हानि ही होती है, ये भी चीज़ आप नोट कर लेना। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ डेप्रिसिएशन के बारे में ये है कि कोई नई मशीन वगैरह गत वर्ष में अगर आपने अपने व्यवसाय में प्रयोग की है तो उसके ऊपर नॉर्मल रेट के अलावा अतिरिक्त ह्रास भी मिलता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन। कोई नई मशीन जो निर्माणी कार्य में व्यवसाय में प्रयोग की जाएगी उस पर सामान्य ह्रास की दर है वो तो आपको मिलेगी, और दूसरा आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% रेट बताइए, 20% रेट के हिसाब से आपको अतिरिक्त ह्रास की कटौती भी मिलेगी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ह्रास वाला जो चैप्टर है डेप्रिसिएशन वाला, इसमें आपको जो आयकर अधिनियम में जो आयकर प्रावधानों में रेट जो फिक्स कर रखी है वो रेटें आपको याद करनी पड़ेंगी, अन्यथा आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में ह्रास वाले पॉइंट के ऊपर आप गलती कर जाओगे। तो इससे क्या होगा कि आपका आगे आने वाला जो चैप्टर है बिजनेस प्रोफेशन का, उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए इस चैप्टर को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है और पढ़ना है। अब इसकी कुछ जो खास बातें हैं ह्रास वाले चैप्टर में वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेट तो आपको याद करनी है, और गत वर्ष में संपत्ति का प्रयोग 180 दिन से कम हुआ तो आधा ह्रास स्वीकृत होगा, और कोई नई मशीन खरीदी है जो निर्माण कार्य में लगी रहेगी तो उसके ऊपर सामान्य दरों के अलावा अतिरिक्त एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, वो 20% की दर है। ये मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये है कि इसमें क्या है कि दो तरह की संपत्ति, जैसे मैंने आपको बताई मूर्त संपत्तियां जिसमें आपके भवन आ गया, फर्नीचर, मशीन, प्लांट एंड मशीनरी ये आ गए, और जो अमूर्त संपत्तियां हैं उसमें आपके पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, तकनीकी ज्ञान, ये सब क्या है, ये अमूर्त संपत्तियां हैं। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अमूर्त संपत्तियों में केवल वे संपत्तियां सम्मिलित होंगी जो 1 अप्रैल 1998 को या उसके बाद प्राप्त की गई हैं, क्योंकि ये जो प्रावधान है ये 1998 और 99 के गत वर्ष से ही लागू हुआ। अमूर्त संपत्तियों के बारे में ध्यान रखना। अब ह्रास के प्रावधानों में कुछ खास बातें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। एक तो क्या है कि करदाता जो है वो संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, करदाता संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, और अगर किराए पर ली गई भूमि पर मकान का निर्माण किया गया है, यदि करदाता कोई भूमि किराए पर लेकर मकान बनाता है तो ह्रास की कटौती मकान का निर्माण करवाने वाले को मिलेगी। और किराए पर लिए हुए मकान का विस्तार, यदि किराए पर लिए मकान में कोई वृद्धि करने की लागत पर ह्रास किराए पर लेने वाले व्यक्ति को मिलेगा, जबकि मकान की लागत पर ह्रास है वो मकान के स्वामी को मिलेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और किराया क्रय पत्ती पर संपत्ति का अगर कोई क्रय किया गया है, यदि कोई संपत्ति किराया क्रय पत्ती से खरीदी जाती है तो संपत्ति पर क्रेता का स्वामित्व नहीं होता, परंतु उसे ह्रास स्वीकृत होगा। फिर आंशिक स्वामित्व की दशा में यदि एक से अधिक व्यक्ति किसी संपत्ति के सह स्वामी हों तो सभी आंशिक स्वामियों को ह्रास की कटौती आनुपातिक रूप से मिलेगी, प्रपोर्शन इन प्रपोर्शन टू। और पट्टे पर अगर प्राप्त मशीन या प्लांट है तो देखिए क्या इसका प्रोविजन है। पट्टे पर मशीन व प्लांट प्राप्त करने की दिशा में ह्रास पट्टेदाता को दिया जाए अथवा पट्टेदार को दिया जाए, इस संबंध में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान
आई एवं आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान भिन्न भिन्न हैं। आईसीएआई के लेखांकन जो प्रमाप है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उनके अनुसार ह्रास की छूट पट्टेदार को मिलनी चाहिए, जबकि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार ह्रास की छूट पट्टेदाता को मिलनी चाहिए। इस संबंध में आयकर अधिनियम 1961 में कोई संशोधन नहीं हुआ है, अतः ह्रास की छूट पट्टेदाता को ही मिलेगी, पट्टेदाता को ही मिलेगी। तो यदि गत वर्ष में कोई संपत्ति क्रय तो कर ली गई है, ये चीज़ भी ध्यान रखना आप कि संपत्ति गत वर्ष में क्रय कर ली गई है, परंतु उसका व्यवसाय में सक्रिय रूप में अथवा निष्क्रिय रूप में कोई प्रावधान प्रयोग नहीं किया गया है, तो गत वर्ष में ह्रास की कटौती नहीं मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, फिर क्या है कि जिन संपत्तियों पे ह्रास मिलता है उसके बारे में, जैसे करदाता संपत्ति का स्वामी होना जरूरी है, गत वर्ष में संपत्ति का प्रयोग व्यवसाय के लिए होना जरूरी है, ये भी देखना चाहिए, निजी प्रयोग में तो नहीं आ रही है, ह्रास स्वीकृत नहीं होगा। संपत्ति का व्यवसाय के साथ साथ निजी प्रयोग, अगर निजी और व्यवसाय दोनों में हो रहा तो अनुपातिक रूप से ह्रास की छूट मिलेगी। नियोक्ता द्वारा प्रदत्त मकान में फर्नीचर आदि, कई बार क्या होता है, यदि नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को व्यवसाय के हित में निःशुल्क रहने का मकान है, उसमें फर्नीचर आदि की सुविधा दी जाती है, तो ये संपत्ति का व्यवसाय के लिए प्रयोग माना जाएगा और उस पर ह्रास की कटौती निर्धारित दरों से मिलेगी। अच्छा, यदि संपत्ति प्रचलन से हटा दी गई हो तो क्या करना है? यदि किसी संपत्ति को प्रचलन से हटा दिया जाए, डिस्कार्डेड कर दिया असेट्स को, तो उस पर ह्रास की कटौती नहीं मिल सकती है। संपूर्ण ह्रास प्राप्त करने के लिए गत वर्ष में प्राप्त संपत्ति का प्रयोग कम से कम 180 दिन, ये बात मैंने आपको पहले बताई है कि गत वर्ष में 180 दिन या उससे ज़्यादा प्रयोग होगा तभी संपूर्ण ह्रास की कटौती मिलेगी, नहीं तो अन्यथा आधी मिलेगी, 1/2 जो रेट है उसको आधा कर देंगे। और ह्रास की कटौती संपत्ति की लागत से अधिक नहीं हो सकती, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यदि वित्तीय लेखों में ह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है तो भी ह्रास की कटौती आपको मिलेगी। यदि संपत्ति बेची जाए तो पहले आना पहले जाना विधि लागू होगी। इसमें ह्रास वाले चैप्टर में एक खास बात यह भी है कि आपको संपत्तियों का जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं, कुछ संपत्तियों को मिलाकर के ब्लॉक बनाया गया है और उनकी रेट होती है, तो ब्लॉक के आधार के ऊपर जो है वो संपत्तियाँ कि कोई संपत्ति जिस ब्लॉक में होगी उसी में उसका अगर खरीदी गई है तो उसमें जोड़ेगी और अगर बेची गई है तो उसमें घटेगी। अब खरीदते समय आपको ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस जोड़नी है उस समूह में और बेचते समय उसका विक्रय मूल्य घटाना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और इसमें कौन सा मेथड लागू होगा कि जो FIFO मेथड है उसके आधार के ऊपर लागेगा, पहले आना पहले जाना, जो संपत्ति पहले आई थी उसको ये माना जाएगा, उसको बिक्री किया जा रहा है। ह्रास संपत्तियों के समूह के आधार पे मिलेगा, ब्लॉक्स ऑफ एसेट्स समूह के अंदर, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फिर दूसरा ये है कि अब इसमें समूह बना दिए गए हैं, जैसे आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है भवन के संबंध में ह्रास की दरें हैं, कर्मचारियों के निवास हेतु प्रयुक्त भवन है 5% है, व्यवसाय हेतु प्रयुक्त भवन है 10% है और विशेष उद्देश्य हेतु प्रयुक्त भवन है तो 40% की रेट है। ये रेट आप बारीकी से इनकी याद करेंगे जो मैंने आपको भेजी हुई है। फिर उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिटिंग से उसकी 10% रेट है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी के ये विभिन्न जो समूह है, देखो ये समूह बने हैं, समूह 5, 6, 7, 8, इनकी अलग अलग दरें जो दी गई हैं आपको, मैंने जो PDF भेजा उसके हिसाब से आपको इनको याद करना है और थोड़ी डेट का भी ध्यान रखना कि कौन सी संपत्ति किस समय प्राप्त की गई है, ठीक है। तो जैसे अभी प्लांट एंड मशीनरी में सामान्य दर 15% है, कार जो है वो 15% है और जो जहाज है शिप्स है 20%, टैक्सी मोटर बस 30%, रबड़ प्लास्टिक के सामान में 30% है, सेमी कंडक्टर उद्योग में इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने हेतु प्रयुक्त मशीन प्लांट 30% है, हवाई जहाज एवं हवाई इंजन 40% है और 1 अक्टूबर 98 से 31/99 तक क्रय किए गए नए वाणिज्यिक वाहनों पर बशर्ते कि इनका क्रय व्यवसाय प्रयोग 1/4/99 से पहले कर लिया गया 40% है। विशिष्ट प्रकार के जीवन रक्षक चिकित्सा संबंधी उपकरण 40% है और नियम 5(2) में वर्णित मशीनों पर ह्रास की दर 40% है। ये दरें आपको सारी याद करनी है। कांच अथवा प्लास्टिक के बने हुए वर्तमान कंटेनर्स जिन्हें पुनः भरण रिफिल के रूप में प्रयोग किया जाए 40% है। 1/1/2009 अथवा उसके बाद क्रय किए गए नए वाणिज्यिक वाहनों पर बशर्ते इनका प्रयोग क्रय एवं व्यवसाय में प्रयोग 1/10/2009 तक हो तो 40% है। कंप्यूटर्स पे 40% है। पुस्तकें करदाता द्वारा अपने पैसे हेतु क्रय की गई सभी प्रकार की पुस्तकों पर ह्रास, वार्षिक प्रकाशन करदाता द्वारा हेतु दी जाने वाली पुस्तकों एवं वार्षिक प्रकाशन 40% है।
गैस सिलेंडर जिसमें वाल्व में रेगुलेटर भी शामिल है, कांच उद्योग में प्रयुक्त भट्टी, तेल खनन क्षेत्र संचालन जमीन के अंदर बाहर, ये 40% है। ये सारी रेटें आपको याद करनी है। और विशेष प्रकार की जो मशीनें एंड प्लांट हैं उसमें आटा मिल, स्टील उद्योग, चीनी मिल आदि में प्रयुक्त रोलर 40% है। ऊर्जा बचत उपाय हेतु प्रयुक्त प्लांट एंड मशीन 40% है। ठोस अवशिष्ट पदार्थ के पुनः चक्रण एवं पुनः साधन प्राप्त करने पर 40% है। और पवन चक्की एवं हवा चलने वाले उपकरण पर 40% है। और अन्य प्रकार की मशीनों पे जो छूट है वो 40% है। तो ये आपको रेटें याद करनी है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी समूह में से कोई संपत्ति बेची जाती है तो उसका विक्रय मूल्य घटता है, और खरीदी जाती है तो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। संपत्ति में ह्रास तभी मिलेगा जब गत वर्ष में व्यवसाय में उसका प्रयोग किया जाए। अतिरिक्त डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने बताया, कोई नई मशीन किसी निर्माणी कार्य में लगती है तो उस पर अतिरिक्त ह्रास 20% मिलता है सामान्य ह्रास के अलावा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। हाँ, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में जो है अतिरिक्त ह्रास जो 35% है, 20% की जगह। अब बात आती है कि ये कुछ अन्य संपत्ति को खरीदते समय कुछ खर्चे होते हैं तो उसकी लागत में जुड़ जाते हैं, ये आप ध्यान रखना। और फिर उसके बाद ये आपको लास्ट में एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि विभिन्न प्रकार के विनियोगों पर छूट, कुछ इन्वेस्टमेंट अगर लोग करते हैं तो ये भी इस चैप्टर के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया था। विभिन्न प्रकार के विनियोगों पर छूट, जिसमें एक आपके चाय, कॉफ़ी अथवा रबर जमा खाते में जमा पर छूट। तो इसका क्या फार्मूला देखिए, चाय विकास खाते अथवा नाबार्ड में खोले गए खाते में गत वर्ष की समाप्ति से 6 माह अथवा आयकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले जो भी दोनों में कम हो जमा कराई गई राशि अथवा व्यापार के लाभ का 40% में से जो भी कम हो उसकी छूट मिलेगी। और उस छूट में से क्या करना है कि इस छूट के बाद शेष राशि का 60% कृषि आय माना जाएगा। ये ध्यान रखना है। जो चाय विकास खाते की छूट हो, चाय, कॉफ़ी या रबड़ जो खाते में जमा छूट है, उसका ये फार्मूला आपको बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल छोटा क्वेश्चन कई बार आ जाता है। भूमि पुनर्स्थापना विधि, निधि में जमा कराई गई राशि अथवा ऐसे व्यवसाय के लाभों का 20% में से जो भी कम हो उसकी छूट मिलेगी। अच्छा, विनियोग भत्ता, केवल कंपनी को 100 करोड़ से अधिक का विनियोग करने पर विनियोग के 15% की कटौती मिलेगी। जहाज व्यवसाय संचय में जमा, अगर यह छूट पहले केवल कंपनी को मिलती थी, अब किसी को नहीं मिलेगी, ये बंद कर दी गई है। तो इन्वेस्टमेंट वेरियस जो अकाउंट्स में अगर कोई व्यवसायी पैसा जमा कराता है तो उसको छूट मिलती है लाभों में से। तो ये उस डेप्रिसिएशन के चैप्टर में ही इसको शामिल किया गया है। तो ये आप जो 3 फार्मूले हैं इनको ज़रूर याद करना। एक तो चाय, कॉफ़ी अथवा रबड़ जमा खाते में जमा पर छूट का क्या फार्मूला है, और भूमि पुनर्स्थापना निधि का क्या फार्मूला है, और विनियोग जो भत्ता है उसका क्या फार्मूला है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही है। ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से तैयार करना ताकि आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस।